ठीक है जी। 4 प्रिंसिपल 7 टेक्निक्स टेलर कंट्रीब्यूशन चल रहा था पिछली क्लास में। शुरू करते हैं बच्चे से। हमारे पास टेलर की टेक्निक्स ये तो अभी तक हमारे पेंडिंग है। 4 प्रिंसिपल ये तो अभी हमने पढ़े ही नहीं। हम चल रहे थे टेक्निक्स पे और हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ ली, जिसमें आपने बोला था कि एक फंक्शनल फॉर्मेनशिप वाले में डाउट है, तो वो हम आज लास्ट में एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिलहाल मैं लिख देती हूँ कि मैंने पढ़ा तो दिया है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप सबसे पहली टेक्निक, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। दूसरी टेक्निक मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। क्या था डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम मिताली? कुछ याद हो आपको थोड़ा बहुत? डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। हाँ जी बेटा जी। वो लोअर वेज और लो वेज रेट डिसाइड करना है, और बाकी सब बोलो। और हाई वेज रेट, नंबर ऑफ यूनिट्स डिसाइड करनी है। रेट डिसाइड करना है। हमें 3 चीजें डिसाइड मिलेगा और जो ज्यादा बनेगा उसको हाई वेज रेट मिलेगा। एग्जैक्टली। मतलब स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड के बराबर बनाएगा या स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाएगा उसको हाई वेज रेट मिलेगा, और जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसको लो वेज रेट मिलेगा। ऐसा क्यों? वेज रेट। हाँ, ऐसा क्यों? उसका मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया था, बड़ा सा ए बी वेज ये वो पूरा हमने एग्जाम्पल लिया था। आधे घंटे का टॉपिक था कि इसने इतनी यूनिट बनाई, इसने उतनी यूनिट बनाई, और अगर सेम रेट रहता है तो वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना काम हमने किया उसके लिए हमें पैसा मिल गया। बट डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम से क्या होता है कि वर्कर ने जो काम किया उसमें भी उसका पैसा कट गया, तो इसलिए फिर उसको थोड़ा मोटिवेशन ज्यादा रहता है। लेकिन इसका नुकसान ये था कि वो रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सेस वेस्टेज करेगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था। क्योंकि उसका टारगेट क्या है कि काम को जल्दी करो, तो जल्दी करने के चक्कर में वेस्टेज तो होगी होगी। तीसरी टेक्निक हमने बहुत अच्छी पढ़ी थी, दैट इज फैटीग स्टडी। आज हम आगे बढ़ेंगे। फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी वाज रिलेटेड टू, हाँ जी एक वर्ड दो। फैटीग स्टडी इज रिलेटेड टू टायर्डनेस, एफिशिएंसी। फैटीग स्टडी इज रिलेटेड टू टायर्डनेस एंड एफिशिएंसी, दोनों कह सकते हैं। फैटीग स्टडी इज रिलेटेड टू टायर्डनेस एंड एफिशिएंसी। और फैटीग स्टडी का मतलब होता है कि जब वर्कर बहुत ज्यादा क्या फील करता है? टायर्ड। जैसे जैसे वर्कर काम करता है वो टायर्ड हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। सही बोल रही हूँ? तो उसको क्या देने चाहिए? बोलो। वेरी गुड। ब्रेक्स। ब्रेक्स का नाम? ब्रेक्स नहीं चलेगा। हाँ इंटरवल। हाँ, रेस्ट इंटरवल्स। और हमें रेस्ट इंटरवल्स की 3 चीजें डिसाइड करनी है। बताओ। एक तो रेस्ट इंटरवल्स के, बोलिए ध्रुव। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और नंबर। ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और नंबर। वेरी गुड। हमें ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और नंबर प्रखर 3 चीजें डिसाइड करनी है। अगली स्टडी आती है ये नहीं पढ़ाई थी, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी। Motion study is related to movements. I hope you all remember. Motion study is Daksh Anurat related to movements. जब भी कोई इंसान काम करता है, रिमेम्बर ब्रिक्स वाला एग्जाम्पल, जब भी कोई काम करता है तो वो 3 तरीके के मूवमेंट्स करता है, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, अनकंट्रोलेबल। तो आपको प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को बढ़ाना है, अनप्रोडक्टिव को कम करना है, और अनकंट्रोलेबल इज आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी। आज हम 5th टेक्निक के साथ शुरू करेंगे। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स ओवर हो रहे हैं, और इस वीक के एंड तक आपको नोट्स मिल जाएंगे उन सारे चैप्टर्स के जो खत्म हो गए। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी का, और नेशनल इनकम के नोट्स, और बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 के भी और 2 के भी, क्योंकि 2 भी खत्म होने वाला है और 1 तो खत्म हो ही चुका है। तो टाइम वेस्ट मत करिए बेटा जी, आपके लिए कुछ भी वापस नहीं होगा, तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करो। 5th स्टडी आज जो हम शुरू करेंगे दैट इज टाइम स्टडी। इससे हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। टाइम स्टडी क्या कहती है? टाइम स्टडी बहुत अच्छी स्टडी है। सृजा ऑडिबल है आपको? ठीक है जी। टाइम स्टडी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास टाइम स्टडी से शुरू करी जाएगी, जो कि टेलर की कैसी कौन से नंबर वाली टेक्निक है? 5th नंबर वाली। नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, डजंट मैटर। टाइम स्टडी क्या बोलती है? बहुत अच्छी बात बोलती है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहती है कि जब वर्कर परफॉर्म करता है,
जब वर्कर परफॉर्म करता है तो आप उसकी एफिशिएंसी कैसे चेक करोगे? जब वर्कर परफॉर्म करता है तो आप उसकी एफिशिएंसी कैसे चेक करोगे? लो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। बताओ, जब वर्कर परफॉर्म करता है तो वो कितना एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे? आप बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हो। जो प्रोडक्ट वो कितने बनाएगा टाइम में कितनी यूनिट तो वर्क रेडी की कर रहा है? रिजल्ट से कितने टाइम पे कितनी यूनिट्स रेडी कर रहा है? क्या आपने उसको कोई टाइम दे रखा है? नीचे वालों को भी बोलना है। बोलिए, शेवी बी क्विक। आयुष, दक्ष, अनुराग आंसर्स देने हैं। अंशिका, प्रियांशी, शेवी, तनीषा, सबको बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 मिनट अनम्यूट करो, बोलो, फिर चुप हो जाओ। बोलिए आचल, कैसे चेक करेंगे कि वर्कर एफिशिएंट है कि नहीं है? आपने बोला कि कितने टाइम में कितनी यूनिट्स बना रहा है, ठीक है। क्या आपने उसको कोई टाइम दे रखा है कि इतने टाइम में इतनी यूनिट्स बननी चाहिए? और अगर नहीं दे रखा तो क्या देना चाहिए? बस इसका आंसर दे दो। देना चाहिए। देना चाहिए। देना चाहिए। ठीक है, तो यही टाइम स्टडी है। टाइम स्टडी कहती है कि वर्कर जब परफॉर्म करेगा तो ये कैसे पता चलेगा कि वो एफिशिएंट है कि नहीं है? आप खुद सोचो, परफॉर्म कर रहा है, आप क्या मैनेजर हो और आपने क्या मैनेजमेंट पढ़ा है? देखो, अगर आप एक अच्छे मैनेजर हो, बहुत ध्यान से समझेगा, और आपने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट को पढ़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब वर्कर परफॉर्म करता है तो बस ऐसे ही नहीं सुबह मुंह उठा के आया, काम करा, चला गया। ऐसे काम नहीं चलेगा। और अगर ऐसे काम चलेगा बेटा जी तो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको वर्कर को एक पर यूनिट टाइम डिसाइड करके देना चाहिए। वर्कर, मैं थोड़ी फेयर लैंग्वेज लिख दूं, वर्कर शुड परफॉर्म अकॉर्डिंग टू पर यूनिट टाइम डिसाइडेड। जो भी पर यूनिट टाइम आप डिसाइड करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि वर्कर को उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अगर वर्कर उसके अकॉर्डिंग काम कर पा रहा है तो मैं उसको एफिशिएंट वर्कर मानूंगी, और अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है तो मैं उसको अपनी भाषा में इनएफिशिएंट वर्कर मानूंगी। क्लियर? टाइम स्टडी जो होती है उससे ये पता लगता है कि एफिशिएंसी चेक। टीचर पता है आपको क्या क्वेश्चन देने वाला है? मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार एफिशिएंसी चेक? क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने बोर्ड के पेपर में पूछा था कि कौन सी ऐसी टेलर की टेक्निक है जिससे एफिशिएंसी चेक होती है। तो कौन सी ऐसी टेलर की टेक्निक है बेटा जी जिससे एफिशिएंसी चेक होती है? दैट इज टाइम स्टडी। वर्कर एफिशिएंट है या वर्कर एफिशिएंट नहीं है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो काम को पर यूनिट टाइम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वर्कर शुड परफॉर्म अकॉर्डिंग टू पर यूनिट टाइम डिसाइडेड। अगर बेटा जी जो वर्कर का एक्चुअल टाइम है, अगर वो पर यूनिट टाइम से कम है या इक्वल है, किससे? पर यूनिट टाइम से। कौन सा पर यूनिट टाइम? जो आपने डिसाइड किया था। अगर ऐसा है, अगर वर्कर का एक्चुअल टाइम कम है या बराबर है पर यूनिट टाइम के जो आपने डिसाइड किया था, तो हम ये मान लेंगे कि वर्कर एफिशिएंट है। तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि वर्कर एफिशिएंट है। बट अगर वर्कर का एक्चुअल टाइम, समझ गए आप लोग, ज्यादा है पर यूनिट टाइम से जो हमने डिसाइड किया था, तो हम ये मानेंगे कि वर्कर इनएफिशिएंट है। और बेटा जी इनएफिशिएंट वर्कर को रख के आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता है। या तो इनको बाहर निकाल दो और या फिर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दो, चॉइस आपकी है। सिंपल, इसमें गलत क्या बोल रही हूँ भाई? या तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग दो, और अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग देने के फेवर में नहीं हो तो इनको बाहर निकालो, क्योंकि इनसे टाइम फालतू में ये पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग तो बना नहीं रहे हैं। तो जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग लॉस। सो व्हाट इज द बेटर सिचुएशन? द बेटर सिचुएशन इज आइदर यू रिमूव दोज वर्कर्स और आइदर यू गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग। तो या तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए या वर्कर्स को निकाल दीजिए, क्योंकि ये वर्कर्स इनएफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी चेक करने वाली जो टेलर की टेक्निक है उसका नाम है टाइम स्टडी। एक क्वेश्चन,
अब दीदी ठीक है, समझ गए, वर्कर एफिशिएंट है कि नहीं है ये पता चलेगा पर यूनिट टाइम से। तो मैं पर यूनिट टाइम डिसाइड करूंगा, अगर वो एक्चुअल में उससे ज्यादा ले रहा है तो वो इनएफिशिएंट है, और अगर वो एक्चुअल में उससे कम ले रहा है या बराबर ले रहा है तो वो एफिशिएंट है। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा हो गया, वो सवाल ये था कि पर यूनिट टाइम डिसाइड कैसे होगा, हाउ विल पर यूनिट टाइम, हाउ विल यू डिसाइड पर यूनिट टाइम। अब आप अपने सजेशंस रख सकते हैं। हाउ विल यू डिसाइड पर यूनिट टाइम, कैसे डिसाइड करेंगे कि पर यूनिट टाइम क्या होना चाहिए, सोच समझ के बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी है। हाउ विल यू डिसाइड पर यूनिट टाइम, कैसे आप डिसाइड करेंगे। अभी आपने देखो पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है पर बट आपको आगे चल के मैनेजर बनना है, तो एज अ मैनेजर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो एज अ मैनेजर मुझे बताओ कि पर यूनिट टाइम से एफिशिएंसी चेक होती है, बिल्कुल सही। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या पर यूनिट टाइम डिसाइड करना चाहिए, आप सबने आंसर दिया हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब ये बताओ करेंगे कैसे, ये पर यूनिट टाइम कैसे फिक्स होगा। दीदी वो ना पहले बाकी वर्कर्स जितना टाइम ले रहे हैं बनाने में उसके हिसाब से एवरेज टाइम निकाल के चेक कर सकते हैं कि कितना लग ठीक रहा है, है मोस्टली टाइम। जितने बाकी वर्कर्स ले रहे हैं तो बाकी में सारे वर्कर्स का काम का टाइम देखो, मतलब नहीं जितने दीदी भी एवरेज निकाल के देखेंगे। एवरेज वर्कर, ठीक है। एवरेज वर्कर्स का मतलब आपके हिसाब से कुछ वर्कर्स का देख लेते हैं, जैसे अगर 100 है तो 100 में से 10 का, आपके अकॉर्डिंग ऐसा ही है ना तेजस्वनी। दीदी 100 का देखेंगे उसमें से एवरेज टाइम निकाल लेंगे कि कितना आया। ठीक है, 100 के सबका 100 का टाइम 100। देखेंगे और फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है चलो गुड। हाँ जी। और किसी के पास कोई तरीका है कैसे पर यूनिट टाइम डिसाइड किया जाए। स्टेप नंबर 1, अगर आपको पर यूनिट टाइम निकालना है तो बेटा जी सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, आप एक ही वर्कर लेंगे, 100 नहीं, बट आप एक सबसे पहले तो बेटा जी आप सेलेक्ट करिए एक एवरेज वर्कर। एवरेज वर्कर मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा, जो काम में ना तो बहुत ज्यादा अच्छा हो और ना बहुत ज्यादा बेकार हो, ऐसा वर्कर आप सेलेक्ट करो, एवरेज वर्कर, ठीक है जी। और साथ में आप एक लीजिए स्टॉप वॉच। बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेप एक एवरेज वर्कर सेलेक्ट करो और एक स्टॉप वॉच लो। एवरेज वर्कर मतलब मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड वर्कर नहीं चाहिए और मुझे बहुत ज्यादा फुद्दू वर्कर भी नहीं चाहिए, मुझे एक एवरेज वर्कर चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए। स्टेप नंबर 2, आप उस एवरेज वर्कर से एक पर्टिकुलर डे में, वन पर्टिकुलर डे में 3 to 4 टाइम्स काम कराओ, 3 to 4 टाइम्स उससे टास्क परफॉर्म कराओ एट रेस्ट इंटरवल्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आपने उस एवरेज वर्कर को कहा कि तू ये यूनिट सुबह बना, एक यूनिट, फिर आपने एक बार एवरेज वर्कर को कहा कि ये यूनिट तो दोपहर को बना, फिर कहो कि शाम को, फिर कहो जाते जाते। तो ऐसे क्या होगा, जब आप उससे 3-4 बारी काम कराओगे तो बेटा जी वो अलग अलग टाइम लेगा। अलग अलग टाइम क्यों लेगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा था कि जब वर्कर सुबह आता है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है और धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम होती रहती है। अब एक बात बताओ, जो पर यूनिट टाइम मैं डिसाइड करूंगी वो ऐसे थोड़ी करूंगी कि सुबह का अलग है, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है, रात का अलग है, ऐसा तो नहीं होगा भाई, सुबह शाम रात दिन का एक ही होगा। तो इसलिए मैं इस एवरेज वर्कर से एक पर्टिकुलर डे में 3 से 4 टाइम्स टास्क परफॉर्म करा रही हूँ रेस्ट इंटरवल दे देके। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने मॉर्निंग में काम किया तो उसको 15 मिनट लगे एक यूनिट बनाने में, फिर उसने आफ्टरनून में काम किया तो उसको और ज्यादा टाइम लगा क्योंकि भाई एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उसको 20 मिनट लगे, चाहे उसको रेस्ट मिल चुका था बट स्टिल एफिशिएंसी तो कम होती है, आप दोबारा से वैसी एफिशिएंसी तो नहीं गेन कर सकते ना। फिर जब उसने इवनिंग में काम किया तो उसको यही टास्क करने में 24 मिनट्स लग गए।
ठीक है, अब ऐसा हुआ उसके साथ, तो हमने एक ही एवरेज वर्कर के 3 बार टाइम रिकॉर्ड कर लिया। स्टेप नंबर 3, जो भी टाइम उसने लिया है, सेलेक्ट एवरेज वर्कर, स्टॉप वॉच। एवरेज वर्कर एक पर्टिकुलर डे में 3 to 4 टाइम्स टास्क को परफॉर्म करेगा एट रेस्ट इंटरवल। जो भी टाइम वो लेगा, जो भी टाइम कंज्यूम्ड बाय वर्कर should be calculated in average time। जो भी टाइम ये ले रहा है बच्चे, इसका आप एवरेज निकाल लो। कैसे निकालोगे एवरेज? इज इक्वल टू, पहले उसने 15 मिनट लिए, फिर प्लस उसने 20 मिनट लिए, फिर प्लस उसने 24 मिनट लिए, डिवाइड बाय 3 करिए फटाफट से, आपका आंसर आ जाएगा। पहले 15 मिनट, फिर 20 मिनट और फिर 24 मिनट, ठीक है जी। 59 डिवाइड बाय 3, मैं इसको 25 मिनट्स कर दूं? चलो छोड़ो, हम क्यों छेड़े फालतू में। 30। एक सेकेंड 28 कर देती हूँ, आपका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। 28, 20 और 15, ठीक है जी। तो 28, 20 और 15, तो 63 डिवाइड बाय 3, 21 मिनट। 21 मिनट्स क्या डिसाइड कर दिया जाएगा? पर यूनिट टाइम डिसाइडेड, कि हर वर्कर को एक यूनिट कितने मिनट में बना लेनी चाहिए? 21 मिनट में। इस प्रोसेस की खासियत पता है क्या है? कि देखो वर्कर भी एवरेज है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत एक्सीलेंट या बहुत ही फुद्दू वर्कर लिया है, वर्कर भी एवरेज है, और हमने काम भी सुबह शाम दिन रात कराने के बाद एवरेज टाइम निकाला है। तो कोई वर्कर ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई सुबह मुझे ज्यादा, सुबह तो सर मुझे कम टाइम लगा था, रात को ही तो ज्यादा लग रहा है। भाई मैंने ये पर यूनिट टाइम डिसाइड करते वक्त सुबह शाम रात दिन सबको कंसिडर करा है। तो हर वर्कर को चाहे वो किसी भी टाइम पे यूनिट बनाए, वो एफिशिएंट तभी कहलाएगा जब वो 21 मिनट या 21 मिनट से कम में ये यूनिट को तैयार कर देगा। अगर उसे इससे ज्यादा लग रहा है तो वो इनएफिशिएंट वर्कर माना जाएगा, या तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना चाहिए और या बेटा जी उसको ट्रेनिंग के लिए भेज देना चाहिए। तो इसलिए टाइम स्टडी जो टेलर ने दी, वर्कर परफॉर्म करे तो उसकी एफिशिएंसी कैसे चेक करें? उसे एक पर यूनिट टाइम डिसाइड करके दें और उसको बोलें कि अगर आप इस टाइम के अंदर परफॉर्म करोगे तो आप एफिशिएंट हो, अगर आप नहीं करोगे तो आप इनएफिशिएंट हो। उस पर यूनिट टाइम को आप कैसे डिसाइड करोगे? एक एवरेज वर्कर लो, एक स्टॉप वॉच लो, उस एवरेज वर्कर से एक ही दिन में 3-4 बारी काम कराओ। ऑटोमेटिक सी बात है कि धीरे धीरे उसका टाइम कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि वो थक जाएगा। अब मैं आपको बोलूं कि आप पहले 100 मीटर भागो, फिर 100 मीटर भागो, फिर 100 मीटर भागो, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका टाइम बढ़ेगा, क्योंकि आप थक जाओगे। जो भी टाइम आप लोगे उसका हम एवरेज कर लेंगे और दैट विल बी ट्रीटेड एज पर यूनिट टाइम, ऐसा टेलर ने कहा था। मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ जो टेलर ने कहा था, इसमें से मैंने कुछ नहीं कहा। तो टाइम कंज्यूम बाय वर्कर शुड बी कैलकुलेटेड इन एवरेज टाइम, जो भी उसने टाइम लिया है, और आपका पर यूनिट टाइम डिसाइड हो जाएगा 21 मिनट। बताइए जी, जिसे जो डाउट्स है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, और नहीं तो फटाफट से नोट करिए। हम 6th टेक्निक पे चलते हैं। आज हमें 7 की 7 खत्म करनी है और वो फंक्शनल फॉर्मेनशिप रिकैप भी करनी है, तो बी क्विक, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े और चैप्टर खत्म। फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम चैप्टर 1 और 2 करने के बाद बेटा जी केस स्टडीज करेंगे। हम ज्यादा स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें केस स्टडीज भी साथ साथ चलानी है। टाइम स्टडी में कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप। नोट कर लीजिएगा इसको फटाफट से।
कोई क्वेरीज हैं तो बोलिएगा। आगे बढ़ जाए। टाइम स्टडी के बाद थोड़ा सा रह गया। हाँ जी कर लो आप आराम से। टाइम स्टडी के बाद नेक्स्ट आएगी मेथड स्टडी। कोरोना वायरस या कोविड ठीक है जी मैं भी डलवा। चलिए जी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेथड स्टडी। 1 मिनट दीजिएगा बेटा जी मुझे। दीदी जरा पीछे का 1 मिनट खोल देते हो। हाँ जी बोलो बोलो। 1 मिनट बस दीदी। हाँ करो। दीदी एक दीदी लास्ट। दी हो गया। अब तो भागी बहन दीदी उठ के। अच्छा चल कोई नहीं आ रही हैं? अभी आ रही होंगी। हाँ बहन। मिताली क्या कह रही थी तू? है मिताली? कुछ नहीं। अरे नहीं वहाँ पे। अच्छा ठीक है यार। मेरा काम कर दे बस, मैंने तुझे काम दिया।
हो गया। चलिए जी, हेडिंग डालेंगे मेथड स्टडी। मेथड स्टडी 6th है, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी बेटा जी बहुत छोटी सी है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैं आपको दोनों एक साथ पढ़ा देती हूँ, 6th भी और 7th भी। ध्यान से सुनिएगा। मेथड स्टडी बहुत छोटी सी है। टेलर का ये कहना है कि आप एक ही बारी में बेस्ट एंड चीप मेथड सेलेक्ट कर लो। मेथड ऑफ डूइंग टास्क, एवरीबॉडी नो मेथड क्या होता है। मेथड मतलब काम करने का तरीका। तो एक ही बारी में बेस्ट एंड चीप मेथड ऑफ डूइंग टास्क क्या कर लो आप, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद वो किसको बता दो बेटा जी, वर्कर को। एंड डोंट डू रिपीटेडली चेंजेस, आप बार बार उसको चेंज मत करिए। एंड डोंट डू चेंजेस रिपीटेडली। क्या समझ आया कि एक ही बारी बेस्ट और चीप मेथड जो भी काम करने का है, जो भी आपको लगता है XYZ ABCD व्हाटएवर, एक ही बारी उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद वो आप वर्कर को बता दो और बार बार उसको चेंज मत करो। देखो क्या होता है बेटा जी, बार बार चेंज करने से एक तो वर्कर डिससैटिस्फाई हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है और रिसोर्सेज अलग वेस्ट होते हैं। क्या समझाना चाह रही हूँ, आपने मुझे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, आज मैंने आपको कहा कि ये ऐसे होगा, कल मैंने आपको कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, फिर परसों मैंने आपको कहा नहीं नहीं वो जो 2 दिन पढ़ा ना वो तो गलत है, इसको ऐसे करना है। तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और बेटा जी इंटरेस्ट तो खत्म हो ही जाएगा, प्लस आप रिसोर्सेज की वेस्टेज देखो कितनी हो रही है। 2 दिन हमने फालतू में ही टाइम वेस्ट किया, कुछ हुआ है नहीं। तो इसलिए पेज भी बर्बाद हो गए। इस पेजेस भी बर्बाद हो गए, रिसोर्सेज, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू डू चेंजेस रिपीटेडली। अगर आप रिपीटेडली चेंज करते हो टू अवॉइड, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। इसलिए बस ये छोटी सी मेथड स्टडी है कि बेस्ट और चीप मेथड सेलेक्ट करके वर्कर को बता दीजिए, बार बार चेंजेस मत करिए, जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज अवॉइड हो जाए। छोटी सी, समझ भी आ चुकी होगी आपको आई गेस। लास्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन। ये कोई स्टडी नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये भी छोटी सी है, बड़ी बड़ी हमने पढ़ ली। बड़ी बड़ी कौन सी है, एक तो सबसे बड़ी है फंक्शनल फॉरमैनशिप, फिर एक बड़ी है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, फैटिग स्टडी भी काफी बड़ी है, मोशन स्टडी हो गई, मेथड आपकी टाइम स्टडी हो गई। ये 5 तो बड़ी है ना। उसके बाद ये 2 छोटी छोटी है, मेथड स्टडी कि आप बेस्ट और चीप मेथड काम करने का वर्कर को बता दो और बार बार उसे परेशान मत करो कि ये नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है और सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है, फिर तो आगे की बात तो आपको पता लग ही जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है यू मस्ट सेट स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीथिंग। आई मस्ट से फॉर एवरीथिंग। क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन, अब बेटा जी आप पढ़ रहे हो, आपने कोई स्टैंडर्ड सेट करा है। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब है कि मेरे को 70% लाने हैं बोर्ड्स में, 80 लाने हैं, 90 लाने हैं, कोई स्टैंडर्ड तो सेट करो। और अगर आपको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि हाँ दीदी मुझे ना 70s में चाहिए, बस मुझे 80s में चाहिए। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन मींस कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपके पास हर चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए। यू मस्ट सेट स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग, फॉर प्रोडक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का बजट हो,
कि हम एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च करेंगे। हम एडवर्टाइजमेंट में मैक्सिमम 1 करोड़ खर्च करेंगे। जब तक स्टैंडर्ड नहीं होगा, वर्क कैसे होगा? पहले स्टैंडर्ड होता है, फिर वर्क होता है। अगर आपने बेटा जी कोई टारगेट 12th के लिए सोचा ही नहीं है, मतलब आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि जब आप टारगेट सेट करोगे तभी तो आप पढ़ना शुरू करोगे। जब तक टारगेट ही नहीं होगा, पढ़ोगे क्या? तो यू मस्ट सेट स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्शन, सेल, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, क्वालिटी, चाहे क्वालिटी क्यों ना हो, एक्सेट्रा। हर चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इससे नीचे नहीं जाना है। स्टैंडर्ड यही तो होता है कि इससे नीचे नहीं जाना है। और कोशिश करिए कि आप काम को ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई रखो। सिंप्लीफाई मतलब इजी रखो, और सिंप्लीफिकेशन का एक ही तरीका होता है, यू मस्ट रिड्यूस वैरायटी। एक ही तरीका होता है काम को सिंपल रखने का, एक ही तरीका होता है कि वैरायटी कम रखो, क्वालिटी अच्छी रखो। मैनेजमेंट में भी जब आप मैनेजर बन जाओगे, काम करोगे, तो काम को ज्यादा फैलाओ मत, वैरायटी कम लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। तो इसी टेक्निक का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जैसे आप किसी ब्रांड पे जाते हो, जैसे आप नाइक पे जाते हो, एडिडास जाते हो, आपने ना एक चीज नोटिस करी होगी, उनके यहाँ वैरायटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वैरायटी पे वो ज्यादा वर्क करता है जिसके पास क्वालिटी नहीं होती। वैरायटी कम, क्वालिटी ज्यादा, काम अपने आप सिंपल रहेगा। हर चीज का स्टैंडर्ड सेट करो, और मेथड स्टडी कहती है कि बेस्ट और चीप मेथड सेलेक्ट करके वर्कर को बता दो, बार बार उसको चेंज मत करो, जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। बताइएगा दोनों टेक्निक्स में अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो इसे नोट करिए। हम फंक्शनल फॉरमैनशिप का रिकैप लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दीदी एक बार 7th वाली दोबारा बोल दो। हाँ जी, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड, आप एक मिनट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहता है कि हर चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, एडवर्टाइजमेंट हो, क्वालिटी हो, या कुछ भी हो, कुछ भी हो, हर चीज का एक क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड नहीं हो कि ये 8 लोग मिलके वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे, ये 8 लोग मिलके वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे। फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में बांट दीजिए, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग में 4 लोगों को अपॉइंट करो, प्रोडक्शन में 4 लोगों को अपॉइंट करो, 8 लोग हो गए। ये 8 लोग मिलके एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देंगे, और सोचो कि वो सबऑर्डिनेट आप हो, तो आपकी क्या हालत होगी। आपके सिर पे 8-8 लोग खड़े हैं, इमेजिन करो एक बारी। अच्छा, क्या करेंगे ये लोग? सबसे पहला होगा रूट क्लर्क। ध्यान से सुनिएगा, रूट क्लर्क क्या करेगा? जो भी रूट क्लर्क होगा वो काम का सीक्वेंस डिसाइड करेगा, ऐसा इनका कहना है, मेरा नहीं। जो भी रूट क्लर्क होगा वो काम का क्या डिसाइड करेगा? सीक्वेंस डिसाइड करेगा। देख सकते हैं आप, जो भी रूट क्लर्क होगा ही विल डिसाइड सीक्वेंस ऑफ वर्क। सीक्वेंस ऑफ वर्क मतलब कि पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये डिसाइड करने का काम किसको दिया गया है? रूट क्लर्क। अच्छा जी, उसके बाद एक अगला बंदा होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये डिसाइड करेगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं और क्या क्या वार्निंग्स देनी है। फिर तीसरा होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये डिसाइड करेगा कि पर यूनिट टाइम एंड कॉस्ट अभी अभी डिसाइड करके आए, रिमेम्बर टाइम स्टडी अभी अभी डिसाइड किया था, तो वो डिसाइड करने का काम किसको दिया जाएगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को। और डिसिप्लिनेरियर इन तीनों के काम को चेक करेगा, रूट क्लर्क के, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के काम को चेक करेगा और डिसिप्लिन मेंटेन करवाएगा। प्रोडक्शन में भी 4 लोग होंगे, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर। गैंग बॉस क्या करेगा? वो मटेरियल और मशीन प्रोवाइड करवाएगा। अब आप सब जानते हो कि जब भी प्रोडक्शन होती है तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो मटेरियल की और एक मशीन की। तो इसका काम क्या है कि ये मटेरियल और मशीन प्रोवाइड कराए। अगर बेटा जी किसी मशीन में या किसी मटेरियल में कोई खराबी है तो ये खुद सही नहीं करेगा, ना ना, खुद नहीं, उसके लिए अगला है रिपेयर बॉस, ये रिपेयर बॉस को देगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि काम को कितना फैला दिया गया है। भाई जब तुझे पता लग ही गया कि क्या गलती है तो तू ही सही कर ले, लेकिन टेलर कहता है कि नहीं,
गैंग बॉस सिर्फ अवेलेबल कराएगा, सही करने का काम रिपेयर बॉस को देगा। स्पीड बॉस क्या करेगा, जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने पर यूनिट टाइम डिसाइड किया है, स्पीड बॉस देखेगा कि क्या उस स्पीड से काम हो रहा है। अरे जिसने डिसाइड करा है वही देख लेगा, बट नो, देयर इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, फालतू में पोस्ट बना रखी है। तो स्पीड बॉस ये करेगा कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर एक और इंस्पेक्टर होगा जो सबको चेक करेगा। दो लोग तो सिर्फ चेक ही करेंगे, एक डिसिप्लिनेरियन और एक इंस्पेक्टर। इनका कोई काम नहीं है, इनका काम है सिर्फ चेक करो बैठ के कि कैसे कोई काम कर रहा है एंड ऑल। तो द थिंग इज, प्लानिंग में 4 पोस्ट और प्रोडक्शन में 4 पोस्ट, बेटा जी टोटल हो गई 8 पोस्ट। क्या आपको ऐसा लगता है कि 8 लोग एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो काम हो जाएगा? मुझे तो उल्टा ऐसा लगता है कि जो होना होगा वो भी नहीं होगा। यानी कि टेलर की ये वाली जो टेक्निक है, जो थोड़ी सी हमें अटपटी सी लगती है कि यार मतलब इसमें उतना मजा नहीं आया। इसमें क्या है, 8 सबऑर्डिनेट्स मिलकर, आप देख सकते हैं 8 सबऑर्डिनेट्स मिलकर एक ही 8 सुपीरियर मिलकर एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। देखो सबसे ऊपर लिखा है 8 सुपीरियर इज इक्वल्स टू 1 सबऑर्डिनेट। मुझे इससे ज्यादा अच्छी फ्यूल की लगी, 1 सुपीरियर 1 सबऑर्डिनेट, जिससे कि कंफ्यूजन भी ना हो। इसकी थोड़ी सी ज्यादा फैल गई है, मतलब प्लानिंग में 4 लोग, प्रोडक्शन में 4 लोग। प्लानिंग में पहले रूट क्लर्क सिर्फ काम का सीक्वेंस डिसाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही देगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क पर यूनिट टाइम डिसाइड करेगा, डिसिप्लिनरी चेक करेगा, गैंग बॉस सामान अवेलेबल कराएगा, रिपेयर बॉस उसको रिपेयर कराएगा, स्पीड बॉस टाइम एंड कॉस्ट के काम को चेक करेगा, इंस्पेक्टर सबके काम को चेक करेगा। तो दो काम को बहुत फैला दिया गया है। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वो लोग तो बेटा जी 8 लोगों की सैलरी देते देते ही मर जाएंगे। 8 लोगों की 8 पोस्ट मतलब 8 लोग, 8 लोग मतलब 8 लोगों की सैलरी कैसे देंगे? तो इसलिए छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ये बिल्कुल फेल है। और 8 सुपीरियर्स 1 सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दें, ये तो वैसे ही बेकार वाली बात है। और ये पूरी तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। मानो यूनिटी ऑफ कमांड जो किसने दिया था, बताओ यूनिटी ऑफ कमांड किसने दिया था? फ्यूल ने। और फ्यूल ने क्या कहा था बेटा जी यूनिटी ऑफ कमांड में? थोड़ा सा आप लोग बोलोगे। 1 सुपीरियर 1 superior और many subordinates. अरे यूनिटी One subordinate. वन सुपीरियर वन और सेम सबऑर्डिनेट। इंस्ट्रक्शन देनी हो तो ग्रुप बनाना। हाँ, तो ग्रुप बना, मतलब उसकी बातें मुझे ज्यादा अच्छी लगी कि 1 सुपीरियर 1 सबऑर्डिनेट रखो, और अगर सबऑर्डिनेट्स को सेम इंस्ट्रक्शन देने हो तो ग्रुप बना दो। वो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन इसकी बात मुझे कुछ जमी नहीं कि अच्छा प्लानिंग में 4 लोग, प्रोडक्शन में 4 लोग, फिर 8 लोग मिलके एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो यही टेलर की सबसे पहली टेक्निक थी। अब हमें जमी या नहीं जमी, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि जब टीचर आपसे पूछेगा कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है, तो आप ये बोलोगे 8 superiors is equals to 1 subordinate. It contradicts unity of command. ये ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में बांटता है बेटा जी, प्लानिंग और प्रोडक्शन। 4 लोग प्लानिंग में, 4 लोग प्रोडक्शन में। काम को बहुत ज्यादा फैला दिया गया है, बहुत सारी पोस्ट बना दी गई है, ठीक है जी। और इतने सारे लोग एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वैसे ही वो कंफ्यूज सा हो जाएगा बेचारा। और हर एक का काम, जैसे कि अगर गैंग बॉस सब चीजें अवेलेबल करा रहा है तो बेटा जी रिपेयर भी करा लेता। मतलब मुझे समझ नहीं आया, अगर गैंग बॉस मटेरियल और मशीन अवेलेबल कराएगा तो अगर दिक्कत है तो सही भी करा लेगा, लेकिन सही कराने के लिए अलग से बॉस रखा है, रिपेयर बॉस। आप समझ रहे हो? डिसिप्लिनेरियन और इंस्पेक्टर तो सिर्फ चेक करने के लिए रखे हुए हैं। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन टेलर ने ये क्या सोच के बनाया होगा? टेलर ने ये सोच के बनाया बेटा जी, जब उसने यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा तो यूनिटी ऑफ कमांड में लिखा हुआ था 1 सुपीरियर 1 सबऑर्डिनेट। वो बात उसको नहीं जमी। उसने कहा जी एक सुपीरियर इतना एक्सपर्ट कैसे हो सकता है कि सारे इंस्ट्रक्शन दे देगा? उसकी बात भी सही है कि भाई एक सुपीरियर इतना एक्सपर्ट थोड़ी होगा कि सारे इंस्ट्रक्शन दे देगा। आपने कभी देखा है आप कोई ऐसी क्लास में पढ़े हो कि एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता था?
ऐसा बहुत छोटी क्लासेस में होता था। जैसे जैसे आप बड़े होते गए और आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ने लगी, आपके एक सब्जेक्ट के भी टीचर्स अलग अलग होने लग गए, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक टीचर। क्यों? क्योंकि अब आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। क्लास 12th में अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आपके 5 टीचर्स हैं। डन। ऐसा क्यों? क्योंकि एक टीचर इतना एक्सपर्ट नहीं है कि आपको 500 सब्जेक्ट पढ़ा ले। यही टेलर ने सोचा। तो टेलर ने अच्छा भी सोचा और बुरा भी सोचा। तो अगर मैं फंक्शनल फॉरमैनशिप की बात करूं, ये मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी जो कि पहले मेंशन नहीं हुआ था। अगर मैं फंक्शनल फॉरमैनशिप के मेरिट की बात करूं, तो देखो मेरिट ये है कि ईच सुपीरियर विल बी स्पेशलाइज्ड इन हिज जॉब। हर सुपीरियर अपनी फील्ड का तो स्पेशलाइज्ड होगा, लेकिन डीमेरिट ये है कि इससे कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, हैवी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जो कि असंभव सा ही है। फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट पॉसिबल। बड़े जो बहुत बड़े लेवल पे हैं वो तो एक बारी को कर भी सकते हैं। फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा जी, ये है फंक्शनल फॉरमैनशिप विच इज गिवन बाय टेलर। हम इसको पूरी तरीके से बेकार भी नहीं बोल रहे हैं और पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, उसने अपनी टेक्निक दी है, उसका देखने का नजरिया ये है कि 8 लोग अपनी अपनी जॉब के एक्सपर्ट लोग हैं और सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देंगे तो बहुत ही बढ़िया काम निकल के आएगा, ऐसा उसको लगता है। तो इस सोच के साथ टेलर ने फंक्शनल फॉरमैनशिप बनाई है। आई होप आई एम क्लियर। मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स भी भेज दूंगी और फिलहाल मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ, बट उससे पहले हम आपको वो दिखाएंगे जो आप पूछ रहे थे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। क्या कहता है स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क? ये रहा आपके सामने। मेथड स्टडी क्लियर हो गई थी। अब पहले आप बताओ फंक्शनल फॉरमैनशिप क्लियर है? ज्यादा जल्दबाजी नहीं, क्लियर है मानव? हाँ दीदी क्लियर है। चलो, और बेटा जी अंजलि, आयुष, दक्ष, ध्रुव क्लियर हो चुके सारे टेक्निक्स? हाँ जी जी हाँ जी दीदी। टोटल टेक्निक्स कितनी है तनीषा? 7। बोलो बोलो बोलो, टोटल टेक्निक्स कितनी है बेटा जी? 7। 7। और 7 में सबसे पहली टेक्निक कौन सी है? फंक्शनल फॉरमैनशिप, जो मैंने अभी आपको रिकैप कराई। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, फैटीग स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब आप बताओ और कौन सी समझानी है? एक आप ये वाली बोल रहे थे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या है कि हर चीज का स्टैंडर्ड सेट करो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे सेल्स हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, क्वालिटी। स्टैंडर्ड मतलब प्लानिंग, हर चीज प्लानिंग से करो। ये नहीं कि बस कर रहे हैं, पता है नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और कोशिश करिए कि काम को आप ज्यादा से ज्यादा सिंपल रखें। सिंपल रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है बेटा जी? कि वैरायटी कम रखो। जितनी वैरायटी कम रखोगे काम उतना सिंपल रहेगा। तो यही टेलर का कहना है कि हर चीज को प्लानिंग से करो और हर चीज की वैरायटी कम रखो, जिससे कि काम सिंपल रहे। अगर काम सिंपल होगा तो अपने आप अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैच लेते हैं तो हम 25 की स्ट्रेंथ लेते हैं मैक्सिमम। अगर हम भर लेंगे तो हमारी एफिशिएंसी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बेटा जी रीजन बीइंग, अगर स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो ध्यान बहुत सारे स्टूडेंट्स में बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी उतनी खत्म होती चली जाएगी। यही सिखाना चाह रहे हैं कि काम जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा होगा। इसलिए कोशिश करिए कि वैरायटी कम से कम रखिए अपने प्रोडक्ट की और हर चीज का स्टैंडर्ड सेट करो। कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी सेल करनी है, टारगेट्स, प्लानिंग, टारगेट्स होने चाहिए। अगर टारगेट्स नहीं होंगे बेटा जी तो अचीव क्या करेंगे? अगर 12th में आए हो, कोई टारगेट नहीं है तो पढ़ क्यों रहे हो? फिर पास तो हो ही जाओगे, 11th में भी हो ही गए थे। तो इसलिए हर चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क।
बताइए जी, और जिसको जो प्रिंसिपल समझने हो। ये आपका रह गया था, आप नोट करना चाहते हो कर सकते हो। जो लोग फंक्शनल फॉर्मेनशिप नोट करना चाहते हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में भेज देती हूँ। जिसे जो डाउट्स पूछने हैं पूछ लीजिए। जो लेफ्ट करना चाहते हैं बेटा जी, लेफ्ट भी कर सकते हैं। ये टेक्निक्स ओवर हो गई। नेक्स्ट क्लास में आएंगे टेलर के प्रिंसिपल्स। टेक्निक्स में जो जो डाउट्स है बेटा जी पूछ लीजिएगा, कुछ छूटे ना। दीदी बस ये इसका ना ऐसे भेज देना 6th और 7th वाले का। ये 6 7 दिखा दो। हाँ हाँ जी, ये जी। लीजिए, ये लीजिए बेटा जी, एक सेकंड मैं ये हटा बस ये भेज दो। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, नमस्ते। नमस्ते जी। दी नमस्ते। नमस्ते बच्चे।